हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। यूर मोस्ट वेलकम एट द डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब क्लासेस। आइए स्टार्ट करेंगे आज कुछ नया। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ नए में हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। There are number of students who have done this one already और there are number of students who are gonna learn this one first time। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं पहले इसको समझेंगे, राइट। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने प्लेटफॉर्म पर। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश की नीड है, जो इंग्लिश चाहते हैं, तो वो मस्ती के साथ इंग्लिश के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल मतलब की बात जो कि है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर। तो पहले आप ये समझिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते क्या हैं दोस्तों। जैसा कि इसका नेम है सब्स्टिट्यूशन, तो ये अपने आप में ही क्लियर है कि भाई सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूट होना किसी भी चीज का, किसी के प्लेस पे किसी को यूज कर देना। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास ये मार्कर है और इस मार्कर को क्या मैं किसी और चीज के साथ यूज कर सकता हूं या इसके प्लेस पे कुछ और यूज कर सकता हूं? तो हाँ भाई, एक और मार्कर ले आऊंगा तो वो इसका सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप लोग दो भाई हैं। आपकी मम्मी ने कहा एक राम है एक श्याम है, तो मम्मी ने कहा राम से कि राम घर में बाहर से सब्जी ले आना, लेकिन राम की तबीयत खराब है, तो कौन जाएगा? फिर श्याम जाएगा, तो उस काम को करेगा श्याम, क्योंकि राम की तबीयत खराब है, तो राम का सब्स्टिट्यूट कौन हो गया? श्याम। तो यही कुछ होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एक सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस को हम वन वर्ड में एक शब्द में क्या कहेंगे, यही कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों हमारे एग्जाम में ना ये बहुत ही रटे हुए आते हैं। मतलब यदि मैं आपको यहाँ पे अराउंड 400 to 500 सब्स्टिट्यूशंस करवाऊंगा तो उनमें से आपके एग्जाम में आ जाते हैं, राइट। काफी कुछ आप जानते भी होंगे और काफी कुछ आपके लिए नए भी होंगे। सो प्लीज कीप वन कॉपी एंड वन पेन विद यू, जिससे कि आप लिख सकें, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में क्लासेस को भी, रिकॉर्डिंग सेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे वन बाय वन मेरे साथ हर एक चीज को बहुत ध्यान से, मस्ती के साथ। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं देख लूं मैं आपको विजिबल हूं और ऑडिबल भी होऊंगा। नंबर वन सब्स्टिट्यूशन आप सबकी स्क्रीन पर, आप सबके लिए ये रहा। नंबर वन क्या है? नंबर वन दोस्तों साफ साफ राइटर ने दे रखा है वन हु डील्स इन फ्लावर्स। एक एक सेंटेंस को समझिएगा और फिर उसके आंसर को देखिएगा। एक व्यक्ति, वन हु, जो कि डील करता है किससे? फूलों से। मतलब राइटर साफ साफ कहना चाह रहा है एक व्यक्ति जो फूलों की खरीद और बेच को देखता है, जो वो फूलों को खरीदता भी है, फूलों को किसी को बेचता भी है। तो ऐसी चीजों से डील करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वन हु डील्स इन फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट कौन कहलाता है? जैसे आप कहते हैं फूल विक्रेता। भाई माली कौन होता है? माली वो होता है जो फूलों को या गार्डन को, इट्स नॉट ऑल अबाउट द फूल ओनली, जो गार्डन की कटाई छटाई करता है, जो उसको व्यवस्थित करता है, इस कॉल्ड माली। ठीक है, वो एक अलग है। लेकिन फ्लोरिस्ट जो फूलों को देखता है, केवल फूलों की खरीद और बेच को ही देखता है। ठीक है, सो वन हु डील्स इन फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान जरूर रखिएगा। सेकंड है दोस्तों आपका वन हु कट्स स्टोन्स। व्हाट डज दैट मीन? वन हु कट्स स्टोन्स दोस्तों एक्चुअल में तो वैसे ये वर्ड होना चाहिए वन हु कट्स इन स्टोन्स। कट इन एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है नक्काशी करना, लेकिन कट्स से भी हम लोग मीनिंग निकाल लेंगे, जो पत्थरों की कटाई छटाई करता है, पत्थरों से जो कलाएं बनाता है, पत्थरों से जो मूर्तियां बनाता है, तो आप उसे हिंदी में क्या कहते हैं? यू कॉल दैट मूर्तिकार। आप उसे क्या कहते हैं? मूर्तिकार कहते हैं ना। तो वही तो राइटर ने पूछा, वन हु कट्स इन स्टोन्स, जो पत्थरों से कटाई छटाई करता है, पत्थरों की, या पत्थरों में नक्काशियां बनाता है, ऐसे इंसान को आप कहते हैं स्कल्प्टर, SCULPTOR। और यही स्कल्प्टर कहलाता है मूर्तिकार। सिंपल था, नॉट somehow I should say rocket science, no, it's just what you have to do, you have to mug up। आपको केवल ये ध्यान रखना है। नंबर थर्ड मूव करते हैं, ये रहा नंबर थर्ड, वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार। ये क्या कह दिया भाई? सिंपल सा है, मीनिंग देखेंगे तो वन हु इज एम्प्लॉयड, एक व्यक्ति जो एम्प्लॉयड किया जाता है
एम्प्लॉय का मतलब जिसे काम दिया जाता है, जिसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, किस चीज का? टू ड्राइव, चलाने का। किसको भैया? मोटर कार को, किसी की गाड़ी को। तो राइटर क्या कहना चाह रहा है? राइटर आपसे साफ साफ कहना चाह रहा है एक व्यक्ति जो मोटर गाड़ी चलाने का काम करता है, किसी के यहां जाके वो मोटर गाड़ी चलाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं, ठीक है, या फिर अलग अलग जगहों पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां पे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो सर्विस करते हैं, वो लोग खुद के लिए टाइम नहीं होता उनके पास कि वो गाड़ी चला पाए, तो वो अपने यहाँ एक व्यक्ति रखते हैं जिसकी प्रॉपर ड्रेस होती है, हैट होता है, सब कुछ होता है, प्रोफेशनल होता है। तो उस व्यक्ति को आप वैसे तो ड्राइवर कह सकते हैं, लेकिन वही वाली बात कि प्रोफेशनल व्यक्ति ड्राइवर नहीं कहलाएगा, उसे आप कहते हैं शॉफर। CHAUFFEUR, नॉट काफर, इट्स वी कॉल शॉफर। और शॉफर दोस्तों वो व्यक्ति होता है जो कि गाड़ी चलाता है, प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर हैट, उसकी प्रॉपर सैलरी होती है। दोस्तों आम सैलरी से भी अधिक सैलरी हो सकती है उसकी, 60, 70, 80, 40 वट एवर, राइट। तो ऐसे व्यक्ति शॉफर कहलाते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है सर ड्राइवर और शॉफर में क्या अंतर है? ड्राइवर कोई भी हो सकता है, जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है, टेम्पू चला रहा है ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है ड्राइवर है। लेकिन शॉफर जो किसी के यहां काम करता है, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में, उसकी एक सैलरी फिक्स होती है, वो शॉफर कहलाता है। ये सेम उसी तरह है जैसे मैं आपसे कहूं कि ढाबे में जो काम कर रहा है आप उसे वेटर कह देते हो, हिंदी में हम उसे कहते हैं बैरा। अरे बैरा सुनियो भाई, वो बैरा हो गया। लेकिन जब उधर ही आप 5 स्टार होटल चले जाते हो तो क्या आपको लगता है कि 5 स्टार होटल में आप ये कहोगे वेटर लिसन टू मी, भाई वो IHM किया हुआ है, वो क्वालिफाई बंदा है, प्रोफेशनल है, उसे हर एक चीज की प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त है, या फिर वो जो हुनर रखता है वो काफी उम्दा तरीके का रखता है, आप उसे कैसे कह सकते हैं वेटर? उसे हम कहते हैं स्टीवर्ड। व्हाट डू यू कॉल दैट? स्टीवर्ड। तो हर एक डेजिग्नेशन को एक नेम दिया गया है, राइट। ऐसे प्लेन चलाने वालों को आप क्या नहीं कहते? ड्राइवर तो नहीं कहते, आप एविएटर कहते हैं या पायलट कहते हैं। ऐसे ही ये वर्ड है दोस्तों शॉफर। सिंपल है सबके लिए। आई होप कि अब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि सर ये आपको क्लियर हो गया। और कितने स्टूडेंट्स यहां पे ऐसे थे जिनके लिए नया वर्ड था। चलिए नंबर 4 आप सबकी स्क्रीन पर। नंबर 4 कहा राइटर ने, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। बहुत ही कॉमन है, बचपन से पढ़ा होगा आपने। एक व्यक्ति जो कि भगवान पे विश्वास नहीं करता। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, आप उसे कहते हैं एथीस्ट। एथीस्ट मीन्स हो गया हिंदी में नास्तिक, जो भगवान पे विश्वास ना करे। नंबर 5 राइटर ने फिफ्थ कहा दोस्तों, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। एक व्यक्ति जो कि अंधेरा ही अंधेरा देखता है, हमेशा डार्क साइड को देखता है। अब डार्क साइड को देखने का मतलब क्या हो गया? ऐसा नहीं कि आपने लाइट बंद कर दी और अब आप क्या कहलाओगे क्योंकि आप अंधेरा देख रहे हो। यहां पे अंधेरे का मतलब ये हो गया जो हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव देखता है। आप इस डार्क साइड को इंग्लिश में एक और वर्ड में कह सकते हैं नेगेटिव साइड। अब ये भैया नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड का मतलब ये है कि वो कभी उत्साहित नहीं होता, वो हमेशा अपने आप को डिमोरलाइज करता है, हमेशा हतोत्साहित रहता है, कहता है यार मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, जिंदगी बर्बाद है यार, मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट दे लिए, यार मुझ पे नहीं हो रहा कुछ भी, भाई मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट मेड फॉर क्लियरिंग द यूपीएससी या बैंकिंग या एसएससी, सब बेकार है लाइफ यार, उजड़ गई। हतोत्साहित हो गया वो व्यक्ति, वो हमेशा डार्क ही डार्क देख रहा है। वो कहता है कि मैं धरती पे बोझ हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने जीवन में कुछ किया नहीं। जो फेलियर का सामना करते ही बहुत ज्यादा दहक जाता है, अपने आप को गालियां देने लगता है। तो वही राइटर ने कहा, अ पर्सन हु लुक्स, एक व्यक्ति जो देखता है हमेशा डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, किसी भी चीज की नेगेटिव पार्ट को, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब क्या हो गया? निराशावादी। एंड व्हाट इज दैट मीन? निराशावादी, द मीनिंग ऑफ निराशावादी, जो हमेशा निराश रहता है, जो हमेशा निराश रहे, अपने मन में हमेशा निराशा की भावना को रखे। ठीक है, चलिए सो पैसिमिस्ट के बाद आइए नंबर नेक्स्ट करते हैं। ये लीजिए भैया, ये आ गया इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। तो राइटर ने क्या कहा 6th में? दोस्तों राइटर ने 6th में कह डाला, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। वहां पे आपने डार्क साइड कहा था, यहां पे ब्राइट साइड, तो इसी ब्राइट साइड को आप कह सकते हो पॉजिटिव साइड। एक व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखता है,
वो इतना पॉजिटिव है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कहता है कि नहीं यार, अपने ऊपर विश्वास रखो, यदि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है ना तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, और तुम हार के भी इस जंग को जीत जाओगे। तुम सबसे बड़े योद्धा हो, यू आर द वन मैन आर्मी, तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, बस भरोसा रखो अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपनी ताकत पे भरोसा रखो। सो यही राइटर ने कहा, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखता है, कभी वो निराश नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स दोस्तों आशावादी, जैसे वो निराशावादी था, ये आशावादी है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज देयर एनीबॉडी हु हैज एनी डाउट अप टू 6? सबको क्लियर हुआ होगा। चलो नंबर 7 में दोस्तों राइटर ने कहा आपसे बहुत ही सिंपल वे में, अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ये क्या हो गया भैया? अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो सम्मान करता है, रिगार्ड करने का मतलब सम्मान करना, ऑनर देना, होल वर्ल्ड पूरे संसार को एज हिज कंट्री, अपने देश की तरह। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे देश में जो लोग नहीं रहते, जो बाहर रहते हैं वो बेकार हैं, उनसे हमारा लेना देना नहीं है, सब चूल्हे में, सब बेकार है, ऐसे लोगों को तो मैं देखता भी नहीं हूं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि भैया वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी वसुंधरा, पूरी धरती जो है, पूरी पृथ्वी जो है, यहाँ जितने भी देश हैं वो सब हमारा कुटुंब है, सब हमारा परिवार है। तो वही राइटर ने कहा पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड, एक व्यक्ति जो सम्मान करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाता है, जो संपूर्ण संसार को अपने देश की तरह प्रेम करता है, ऐसे इंसान को आप कहते हैं विश्व प्रेमी। और यही विश्व प्रेमी कहलाता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या कहते हैं आप इसको? कॉस्मोपॉलिटन। दोस्तों कॉस्मो आपने वर्ड सुना होगा ज्योग्राफी में, और इंग्लिश में भी काफी टाइम रूट वर्ड में आता है। कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स। और पॉलिटन जो मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज अ लवर, जो पूछता है, जो लवर है किसी भी चीज का, जो प्यार करता है किसी भी चीज को, तो जो यूनिवर्स को प्रेम करे, जो सम्मान करे, रिगार्ड करे संपूर्ण संसार का, होल वर्ल्ड का, कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी। सिंपल है। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, नंबर 8। राइटर ने क्या कहा? एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जो कि हाउसिंग एरोप्लेन्स, एयरप्लेन को रखने के लिए बनाया गया है। एयरप्लेन लैंड कर गया कहां पे? एयरपोर्ट पे। अब क्या वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहेगा दिन भर? नहीं। तो वो क्या होगा? वो एयरपोर्ट से हट के कहीं खड़ा किया जाएगा। यदि भाई सारे प्लेन एयरपोर्ट पे खड़े हो गए तो बाकी जो लैंड करेंगे वो कहां खड़े होंगे? वो उसी प्लेन पे लैंड कर जाएंगे क्या? नहीं, लैंड करने के लिए सतह चाहिए, और सतह पे उस प्लेस पे तो ऑलरेडी कोई ना कोई प्लेन खड़ा हुआ है, तो वो वहां से हटके कहीं खड़े किए जाते हैं। तो जहां उनको हाउस कर दिया जाता है, जहां उनको रख दिया जाता है, ऐसे प्लेस को कहते हैं आप विमानशाला। और ये विमानशाला इंग्लिश में कहलाती है हैंगर। जी हाँ, ये वो वाला हैंगर नहीं है जहां पे आप कपड़े सुखाते हैं, ये वो वाला हैंगर है जहां पे विमान रखे जाते हैं, जिसे विमानशाला के नाम से जानते हैं। सिंपल एवरीबॉडी, मूव टू द नेक्स्ट वन। नंबर 9 ने क्या कहा? द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। स्लीपिंग रूम्स का मतलब हो गया सोने के वो कमरे, आराम करने के वो कमरे, इन अ कॉलेज, कॉलेज में, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, और ऐसी जगह जहां पब्लिक आती जाती है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। जहां पब्लिक, म्यूजियम भी हो सकता है, जहां पब्लिक आती जाती है वही कहलाता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक के आने की जगह। तो राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा द स्लीपिंग रूम, आराम करने के वो कमरे, कॉलेजों में या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, ऐसे कमरों को आप कहते हैं डॉर्मेट्री। और डॉर्मेट्री का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में शयन कक्ष। जी हाँ, एग्जैक्टली, द राइट मीनिंग ऑफ डॉर्मेट्री इज शयन कक्ष। अच्छा, क्या डिफरेंस है होटल और फिर भैया डॉर्मेट्री में? बहुत डिफरेंस है दोस्तों। होटल में रेस्टोरेंट भी होता है, पब भी होता है, डिस्को भी होता है, बार भी होता है, स्विमिंग पूल भी होता है, सब कुछ होता है। होटल सब कुछ के लिए है। डॉर्मेट्री केवल आपको एक रूम दिया जाता है जहां आप थके हुए हैं तो आप आराम कर सकते हैं 6 घंटे 5 घंटे के लिए, और सबसे सस्ता किराया भी होता है इनका।
ये आपको अक्सर स्टेशन पे मिल जाएंगे, या आप आजकल तो इतना सिंपल और सस्ता हो गया है कि लोगों ने अपने घरों में डॉर्मेट्री खोल दी है। आप कहीं जाते हैं और आपने लिखा हुआ देखा डॉर्मेट्री, तो वो होटल नहीं है, वो धर्मशाला नहीं है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे गद्दे बिछे होंगे, आप आराम करिए, 200-300 जो रुपये हैं पर नाइट के आप वो दीजिए, और फिर हर हर गंगे राधे श्याम। तो वही कहलाता है डॉर्मेट्री, मतलब शयन कक्ष, सोने के लिए, ठीक है। और इवन देन आप घर में जिस रूम में जाते हैं सोते हैं वो भी तो शयन कक्ष ही है, तो वो भी डॉर्मेट्री कहलाएगा, ठीक है। चलो सो मूव करते हैं नेक्स्ट, नंबर 10। नंबर 10 ने कहा अ नर्सरी। जब भी नर्सरी का नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये बच्चों से रिलेटेड है। ये वर्ड है नर्सरी, आप नर्सरी में पढ़ते थे, मतलब आप बचपन में एक छोटे से जो क्लास में पढ़ते थे, सबसे जहां से आपकी स्टार्टिंग हुई। तो नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड, एक ऐसी नर्सरी जहां पे बच्चों की देखभाल की जाती है। केयर्ड पैसिव वॉइस यूज हुआ है। फॉर वाइल, क्षण के लिए, देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, जब उनके माता पिता काम पे होते हैं। जी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। राइटर ने यहां कहा कि एक ऐसी नर्सरी, एक ऐसा बच्चों का स्थान जहां पे बच्चों की केयर की जाती है, वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, जब उनके माता पिता काम पे चले जाते हैं। देयर आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करती हैं। अब उनके सास ससुर मतलब मॉम डैड तो गांव में है, अब वो बेचारे बच्चे को लेके यहाँ रह रहे हैं। बच्चा भी भैया 6 महीने का या साल 1.5 साल का, उसकी देखभाल कैसे हो। तो आजकल ये एक प्रकार का बिजनेस बन गया है। क्या बन गया है भाई कि डॉर्मेट्री कह रहा हूं, एक जगह खुल गई है, नर्सरी खुल गई है, जहां पे हस्बैंड वाइफ यदि दोनों जॉब करते हैं तो वो जॉब पे जा सकते हैं, अपने बच्चे को वहां रख जाएंगे, अपने बच्चे को वहां दे जाएंगे, वहां उसकी देखभाल होगी, पूरा केयर होगा, सब होगा, और हस्बैंड वाइफ में से जो पहले आएगा वो फिर अपने बच्चे को लेता हुआ चला जाएगा। जी हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ऐसे प्लेसेस को हम हिंदी में बोलते हैं शिशु गृह। क्या कहते हैं आप? शिशु गृह। अब राइटर ने यही कहा एक ऐसी नर्सरी जहां बच्चों की देखभाल की जाती है, जहां उनके माता पिता काम पे चले जाते हैं, तो उस शिशु गृह को आप इंग्लिश में कहते हैं क्रैच, CRECHE। इट्स नॉट क्रीश क्रैशे, नो, इट्स क्रैच, CRECHE। बच्चों आया समझ में? सबको आ रहा है मस्ती से? चलो नंबर नेक्स्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव जीवन से प्रेम करता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवों से प्रेम करे, जो मानव से नफरत नहीं करता, जो हर एक मानव से प्रेम करता है। कहता है कि भैया मनुष्य है, प्रेम करो मनुष्यों से, उनसे नफरत मत करो। आदत बुरी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बुरा है। सो अ लवर ऑफ मैनकाइंड कहलाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मनुष्य प्रेमी। जी हाँ, एग्जैक्टली, मनुष्य प्रेमी। फिलैन एक वर्ड है जो कि पॉजिटिविटी को दिखाता है, और थ्रोपिस्ट मतलब एंथ्रोपिस्ट, PHIL, फिल, ये है लव के लिए, एंथ्रोपिस्ट ह्यूमंस कहलाते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। और फिल मतलब पॉजिटिव, लव, तो जो ह्यूमन से प्रेम करे फिलैंथ्रोपिस्ट। उसी का जस्ट अपोजिट आ गया अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो नफरत करता है मानव से। अब यहां पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानव से नफरत भी करते हैं। एक तो होता है जो प्रेम करता है, एक है जो मानव से नफरत करता है, कहता है यार कि क्या मानव जीवन मिल गया यार, आई हेट पीपल, आई हेट क्राउड, आई हेट पर्सन, ओ माई गॉड। तो ऐसे लोगों को राइटर ने कहा है क्या कहते हो, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव से नफरत करे, उसे कहते हैं आप मिसैंथ्रोपिस्ट। सिंपल है, एंथ्रोपिस्ट ह्यूमन के लिए लग गया, और मिस लग गया MIS, ये नेगेटिविटी को दिखाता है, हेट करने वाला। तो मानवों से हेट करे मिसैंथ्रोपिस्ट। अ लवर ऑफ अदर्स, उसी का भाई है लेकिन थोड़ा उससे अलग है, इसको ध्यान से समझिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है, सेंटेंस है। अ लवर ऑफ अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों से प्रेम करे। व्हाट इज दैट मीन कि दूसरों से प्रेम करे? जी हाँ, अ लवर ऑफ अदर्स का मतलब हो गया जो दूसरों से प्रेम करे, सेल्फलेस, लेकिन खुद से ना करे। मतलब खुद को तो वो कष्ट में रख सकता है लेकिन दूसरों को कष्ट में नहीं रख सकता, वो दूसरों से प्रेम करता है। ऐसे आप इंसानों को बोलते हैं योगी इंसान। योगी मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो अपने आप को कष्ट में रख लेगा लेकिन दूसरों को आशीर्वाद देगा, दूसरों से प्रेम करेगा, इसको अ लवर ऑफ अदर्स, ठीक है, तपस्वी इंसान। तो वही कहलाता है एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST। जो आपको योगी, सन्यासी, तपस्वी दिखाई देते हैं, जो खुद कष्ट में है, खुद भोग और विलास की जिंदगी नहीं जी रहे हैं,
लेकिन दूसरों को आशीर्वाद देते रहेंगे, दूसरों मनुष्यों को प्रेम करेंगे, ऐसे इंसानों को आप कहते हैं एल्ट्रस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। यू हैव स्टडीड इन योर सब्जेक्ट इन दिस वन, दैट विच कैन नॉट बी। अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं, एग्जाम में आ जाता है दैट विच कैन बी, तो ध्यान रखें कैन बी और कैन नॉट बी में डिफरेंस है। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, आप जिसके आर पार नहीं देख सकते। अब आप जिस चीज के आर पार ही ना देख सकें तो उसे तो भैया सिंपल है, हिंदी में अपारदर्शी बोलते हैं, बचपन से यही सुना है। आप जिसके आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी कहलाता है, और वही अपारदर्शी इंग्लिश में कहलाता है ओपेक, OPAQUE। जी हाँ, एग्जैक्टली, ओपेक, OPAQUE। एंड ओपेक का मतलब क्या हो गया? अपारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स दिए तो होंगे बहुत सारे, ठीक है, या शादियों में देखे होंगे आपने। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जो कलेक्शन है, बहुत सारे फूल मिला लिए आपने, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो वो बंच ऑफ फ्लावर्स को आप सिंगल वर्ड में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो वो वन वर्ड में कहलाएगा बके। दोस्तों प्लीज डोंट कॉल इज बकेट, इट्स नॉट बकेट, इट्स नॉट बुके, इट्स वी कॉल बके। एग्जैक्टली, वो बू निकलता है हमारे मुंह से, बुके, बट दैट्स बके। और बके मतलब गुलदस्ता। बके का मतलब क्या होता है बच्चों? गुलदस्ता। सिंपल था। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? कम ऑन माय चिपमंक्स। नंबर नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये हो सकता है, माइट बी इट इज न्यू फॉर यू ऑल। पोएम्स का कलेक्शन, कविताओं का कलेक्शन। अक्सर लोग कहते हैं पोइट्री, लोग कह रहे थे पोइट्री, भैया पोएम्स को ही आप पोइट्री कहते हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन राइटर कहना चाह रहा है कि पोएम्स का संग्रह जहां किया जाता है, जो संग्रह होता है उसे आप क्या कहते हैं? इसे आप हिंदी में कहते हैं काव्य संग्रह। आपने दो वर्ड सुने होंगे ना, गद्य और पद्य। गद्य होते हैं कहानियां, पद्य होते हैं कविताएं, तो उसी में आता है काव्य। तो काव्य का मतलब क्या हो गया? कविताएं। तो राइटर ने कहा अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स का कलेक्शन, काव्य संग्रह, और वही इंग्लिश में कहलाता है एंथोलॉजी। जी हाँ, नॉट पोइट्री, एंथोलॉजी, ANTHOLOGY। एंड जस्ट रिलेट, आई मीन जस्ट हैव दिस वर्ड इन योर माइंड, एंथोलॉजी का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नेक्स्ट, वन हु नोज एवरीथिंग। बहुत ही सिंपल, एक व्यक्ति जो जानता है, संसार में सब कुछ जानता है, एवरीथिंग। आप सोचिए वो व्यक्ति कौन सा हो सकता है? तो भैया कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बच्चे आंसर लिखाते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग, गॉड। अरे भैया वो गॉड जो है उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्होंने आपसे आंसर नहीं पूछा कि भगवान या राक्षस या फिर मम्मी पापा या फिर भाई बहन, गर्लफ्रेंड। नो, राइटर ने कहा वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष या चीजों को क्या कहेंगे? तो वो कहलाती हैं ओमनीशिएंट। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा सर्वज्ञाता। वन हु नोज एवरीथिंग मतलब जो सब कुछ जानता है, तो वही कहलाएगा ओमनीशिएंट, सर्वज्ञाता। अब आप कह सकते हैं कि सर्वज्ञाता ओमनीशिएंट कौन है? गॉड। ओमनीशिएंट कौन है? गॉड। सो नाउ यू कैन कॉल, सो ओमनीशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी या सर्वज्ञाता। 18 दोस्तों, वन हु इज ऑल पावरफुल, एक व्यक्ति जो बहुत शक्तिशाली है। वन हु इज ऑल पावरफुल, एक व्यक्ति जो बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, नंबर ऑफ पावर्स हैं उसके अंदर। सो वही राइटर ने कहा वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। अभी आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले आप देखिए, इससे मिलता जुलता वर्ड था ओमनीशिएंट। तो मैं आपको इसमें एक बात बता दूं, ये जो ओमनी वर्ड है ना, ये दोस्तों इसका मतलब होता है ऑल, जस्ट ध्यान रखें। और जो शिएंट वर्ड आया है, ये आया है साइंटिस्ट को लेके, मतलब नोन, जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज, जिसे आप नॉलेज के नाम से जान सकते हैं, जो संपूर्ण नॉलेज रखे। ठीक है, जब ओमनी का मतलब यहां ऑल हो गया तो डेफिनेट है यहां भी ओमनी का मतलब ऑल से ही लेंगे आप। और पोटेंट का मतलब हो गया दोस्तों पावर। ये सब रूट वर्ड है, जहां भी लग जाएं आप इनको याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इजी है। हो सकता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपके एग्जाम में हो और कुछ ऐसा आ जाए जो मैंने ना पढ़ाया हो। तो यदि आपको रूट वर्ड याद होंगे, इफ यू हैव already learned the root word, then easily you can apply elimination process.
एंड बाय एलिमिनेशन यू कैन गेट द मीनिंग दैट या दैट कैन बी द राइट आंसर। ठीक है, सो वही राइटर ने कहा वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिशाली है, कहलाता है ओमनीपोटेंट, मतलब ऑल पावर रखने वाला। इसको दोस्तों आप ऑल माइटी भी कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये ऑल माइटी के नाम से भी आता है, जो आप जानते होंगे। ऑल माइटी मतलब सारी पावर रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, सभी जगह व्याप्त है। तो वही वाली बात, एक वर्ड तो कॉमन है, ओमनी, जो सभी जगह प्रेजेंट है। ऑल और प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रेजेंट होना, तो सभी जगह प्रेजेंट रहने वाला, ओमनी प्रेजेंट। इसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जी हां, सर्वज्ञ। सर्वज्ञता अलग होता है, और सर्वज्ञ जो सभी जगह प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश कर लेता हूं। नंबर 20 माय डियर चिपमंक्स, नंबर 20 दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स जरूर लिखा करें। मेरी आप सभी से गुजारिश है, सभी से करबद्ध प्रार्थना है, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देखते हैं, कुछ भी लिखें, लेकिन लिखें जरूर, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखें। आप ये लिखें कि आपको क्या चाहिए, आप ये लिखें कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, या फिर आपने क्या सीखा, whatever. But again guys, personally I want that we should have some connection in the sense that once you're gonna have some words with me, then I will know that who you are and what you want, so that I can deliver more productive things, more fruitful things to all of you, right? मैं देखने में थोड़ा हो सकता है कि रावण लगूं, लेकिन हूं नहीं एक्चुअली, तो इसीलिए बस ध्यान रखेंगे आप कि जस्ट मेक कनेक्शंस। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। वैसे मैंने इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दी है, अभी आपको मालूम पड़ेगा, जो आप सबको करनी है, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ठीक है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, बहुत सिंपल है, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि बैठ के लेक्चर सुनता है। ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि केवल लेक्चर सुनता है, आप उसे क्या कहते हैं? ऑडियंस। और ऑडियंस कहलाती है श्रोता। कुछ लोग कहेंगे सर लिसनर भी तो कहलाता है। जी हां, लिसनर भी कहलाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली हम उसे ऑडियंस कहते हैं, श्रोता। 21 वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट, क्या मतलब हो गया? वन हु इज, एक व्यक्ति जो कि बहुत सेलेक्टिव है, इन वंस टेस्ट, खुद के टेस्ट में। राइटर ने कहा एक व्यक्ति जो खुद के टेस्ट को लेकर बहुत सेलेक्टिव है, मतलब क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये हो गया जो बहुत ही चुन चुन के खाता है, सब कुछ नहीं खाता, ये कुछ ये ले लेगा, कुछ वहां से खा लेगा, कुछ यहां से खा लेगा, बहुत सेलेक्टिव है अपने टेस्ट में। तो वही वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट इज कॉल्ड फास्टिडियस, FASTIDIOUS। व्हाट इज दैट मीन? फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज। जी हां, एक इंसान जो बड़ा मिजाजी है, बड़ा मिजाज में रहता है, ये इज कॉल्ड फास्टिडियस। नेक्स्ट 22 वन हु इज, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा वन हु इज फिल्ड, एक व्यक्ति जो भरा हुआ है, विद, किसके साथ? एक्सेसिव, बहुत अधिक, और गलत, मिस्टेकन, एंथुजियाज्म, जोश के साथ। एंथुजियाज्म का मतलब होता है एनर्जी। एक व्यक्ति जो भरा हुआ है बहुत ही अधिक और गलत जोश के साथ, किसमें? धार्मिक मामलों में। तो आपने देखा ही होगा कि ऐसे इंसान हिंदी में कहलाते हैं कट्टरवादी, जो कहते हैं कि भाई केवल मेरा ही धर्म है, बाकी सब धर्म बेकार हैं और गलत हैं। तो क्या आप इस चीज को अच्छा मानते हैं? सभी के धर्म का समान सम्मान है, और सभी के धर्म जो है अपनी अपनी तरफ से बहुत बढ़िया है। तो जो सभी धर्मों को लेके चले, वो इंसान पूछा जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो अपने धर्म की बात करे केवल, और सभी धर्मों का सम्मान करे, वो कट्टरवादी कहलाएगा। यही कट्टरवादी इंसान कहलाता है फेनेटिक एंड बाइगॉट। फेनेटिक मतलब धर्मांध, राइट? बाइगॉट मतलब कट्टरवादी, तो दोनों का मतलब कट्टरवादी हो गया। ठीक। 23 अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। राइटर ने क्या कहा? म्यूजियम का इंचार्ज व्यक्ति क्या कहलाएगा? जो म्यूजियम को देखता है, संग्रहालय का जो इंचार्ज, जो अध्यक्ष होता है, संग्रहालय अध्यक्ष कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं क्यूरेटर, CURATOR। वैसे एक बार बताऊं, क्यूरेटर आपने सुना होगा मैच में, क्रिकेट में जो पिच को नापता है, पिच का मेजरमेंट करता है, वो भी क्यूरेटर कहलाता है। और क्यूरेटर व्यक्ति म्यूजियम का इंचार्ज भी होता है, राइट? मूव टू द नेक्स्ट 24 एंड 24 इज वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी।
एक व्यक्ति जो कि डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी को इकट्ठा करता है, जो देखता है कि भाई शब्द के जो कोश हैं उनको इकट्ठा करने से बात बनेगी, शब्दों को इकट्ठा करो, तो वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा कर लेता है व्यक्ति। तो आपने देखा होगा काफी लोग होते हैं जिनको डिक्शनरी याद होती है, ऐसे ही लोगों को आप कहते हैं शब्द कोशाध्यक्ष। हिंदी में बड़ा कठिन वर्ड है ये, इंग्लिश सिंपल है इसकी लैक्सिकोग्राफर। हो सकता है कि आपने शायद पहली बार सुना हो लैक्सिकोग्राफर। जी हाँ, लैक्सी जो है वो लैटिन अमेरिकन वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्ड्स, और कोग्राफर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला व्यक्ति। तो लैक्सिकोग्राफर जो शब्दों को इकट्ठा करता है। एंड द लास्ट वन 25 ऑन योर स्क्रीन, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एक व्यक्ति जो मानव जीवन के किसको पढ़ता है? इवोल्यूशन को, उत्पत्ति को, बिगिनिंग को पढ़ता है, राइट? एक व्यक्ति जो स्टडी करता है किसकी? कि मानव कैसे हुआ, मैनकाइंड के इवोल्यूशन को, मानव जीवन की उत्पत्ति। इंसान पहले कैसा था, पहले उसकी लंबी सी पूंछ हुआ करती थी, फिर कैसे हट गई, कैसे वो झुका हुआ था, कैसे सीधा होता चला गया। सो लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली आर देयर जो कि एक इंसान पढ़ता है। तो वही राइटर ने कहा एक व्यक्ति जो पढ़ाई करता है इवोल्यूशन की मैनकाइंड के, ऐसे इंसान को आप कहते हैं मानव विज्ञानी, और यही मानव विज्ञानी कहलाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जी हाँ, ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया मानव विज्ञानी, जिसमें एंथ्रो का मतलब मैंने आपको बताया था मानव, और पोलॉजिस्ट का मतलब हो गया जो ज्ञान रखता है अपने आप पास, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इज इट सिंपल? श्योर एवरीवन? तो मैं आशा करता हूं कि 25 आपको क्लियर हुए होंगे। यदि क्लियर हैं 25 आउट ऑफ 25 तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। और अब आप इस टेस्ट को करेंगे। ये है 5 क्वेश्चंस जिसमें आपसे पूछा गया है मिसैंथ्रोपिस्ट, स्कल्प्टर, शॉफर, एंथोलॉजी और कॉस्मोपॉलिटन। इन पांचों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इनको मैच करके। ये है मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करेंगे कि मिसैंथ्रोपिस्ट कौन सा आंसर होना चाहिए, स्कल्प्टर क्या होगा, शॉफर क्या होगा, एंथोलॉजी क्या होगा, कॉस्मोपॉलिटन का आंसर क्या होना चाहिए। तो करना क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे 30 सेकंड के लिए और फिर इनको करेंगे, ठीक है? इनको करने के बाद अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं एक बार क्या होने चाहिए। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपने कर लिया होगा, ठीक है? वीडियो पॉज करके। मिसैंथ्रोपिस्ट होता है दोस्तों अ पर्सन हु हेट्स, राइट, हु हेट्स ह्यूमंस। अभी अभी हमने पढ़ा था, तो कहीं है यहाँ पे क्या? अ पर्सन हेटर ऑफ मैनकाइंड। जी हाँ, ये है सी, तो आप इसको कह सकते हैं 1। एक व्यक्ति जो मानव को नफरत करता है, अभी भी हमने पढ़ा अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसैंथ्रोपिस्ट। सेकंड है स्कल्प्टर। स्कल्प्टर जो मूर्तियों को बनाता है, पोएम नहीं बनाता, मूर्तियां बनाता है, राइट? तो कहां पे है? वन हु कट्स इन स्टोन्स, ई, ये है नंबर 2, पढ़ा था हमने, ठीक है? वन हु कट्स स्टोन्स। फिर है दोस्तों स्कल्प्टर के बाद शॉफर। हमने शॉफर पढ़ा था जो कि मोटर गाड़ी चलाता है। सो ये हो गया शॉफर, अ पर्सन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, ठीक है? नंबर 3। इसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है बच्चों? पोएम्स के बारे में था, पोएम्स का संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ए हो गया नंबर 4 एंथोलॉजी। एंड द लास्ट कॉस्मोपॉलिटन। भैया एक ही बचा, ये तो कोई गलत नहीं करेगा। कॉस्मोपॉलिटन वन हु रिगार्ड्स, सम्मान करता है संपूर्ण संसार का अपने देश की तरह। डी नंबर 5, ठीक है? सो आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। ये 5 थे। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि किसके 5 आउट ऑफ 5 आए या किसके कितने मार्क्स आए। दैट्स फॉर ऑल। सो फिनिश करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मुबारक हो आप सभी को, ठीक है? बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आई विल प्रे टू लॉर्ड कृष्णा दैट all the gods and goddess should give you the strength to do something very positive in your life, right? They should give you the right and true path of your life, right? And they should give you the strength to know about yourself, that who you are and what kind of power you have, you possess, and what all things you can do in your life. भगवान आपकी हर चीज़ में अच्छी कामनाओं को पूरा करे, सभी कामनाओं को नहीं, अच्छी कामनाओं को पूरा करे, ठीक है? सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पूरे मस्ती के साथ, पूरे बिगल को बजाते हुए, बिल्कुल सब कुछ फोड़ते फाड़ते हुए, क्योंकि जोश रहना बहुत जरूरी है, राइट?
सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू मिस मी, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। नमस्कार।